प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा आज की क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। देखिए बेटा, 1857 की क्रांति आप लोग किताबों में भी पढ़ते हैं, कई टीचर्स के पास भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन 1857 की क्रांति को आज हम एक अलग नजरिया से पढ़ते हैं। 1857 का इसको विद्रोह भी कहा जाता है, क्रांति भी कही जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, दोनों शब्दों को लेकर आपको जो है चिंतित नहीं होना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि से 1857 की क्रांति कंप्लीट करवाऊंगा। अगर किसी विद्यार्थी के हिस्ट्री भी है ऑप्शनल, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत डीपली आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। एक ही क्लास में 1857 की क्रांति आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग मुझे कोऑपरेट करिएगा और साथ के साथ आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। आपके नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहिए और थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और लंबी चलेगी तो फिर आप लोगों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझा देता हूं, ठीक है। इसके पश्चात हम मानचित्र विश्लेषण भी करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का, जिसके अंदर हम किसान आंदोलन, जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो 1857 की जो क्रांति हुई है वो कहां से शुरुआत होती है, कहां पर उसका फैलाव होता है, वो भी मानचित्र विश्लेषण के आधार पर हम जानेंगे। तो उन चीजों को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास में केवल हम 1857 की क्रांति कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। टॉपिक डालिए बेटा आज की क्लास का 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो आज की क्लास में 1857 की क्रांति और 1857 का विद्रोह जो है उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मुख्य केंद्र रहे हैं, जहां से विद्रोह प्रारंभ होता है, उन पर हम चर्चा करेंगे, जहां से इसके मुख्य केंद्र रहे हैं। साथ ही में जो विद्रोही जो नेता थे उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरी बात उन नेताओं का हुआ क्या अंतिम समय में, उन पर बात करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले तो इसका सामान्य परिचय होना चाहिए कि कहां से प्रारंभ होती है, कौन कौन इसमें मुख्य भाग लेते हैं। तो बेटा वो चीजें आपको सभी को सामान्य रूप से पता है, वो चीजें मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार 1857 की क्रांति के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति थी क्या, ठीक है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है, उनके जो नेता थे, विद्रोही नेता जिनको आप लोग कहते हैं नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस केंद्र से कौन कौन से विद्रोही नेता थे, ठीक है। तो उनके बारे में जानकारी सबसे पहले हासिल कर लेते हैं। तो देखिए बेटा 1857 की क्रांति के तो भी डाल लो आप एक और 1857 की क्रांति का विद्रोह का एक सामान्य परिचय, यानी कि इसको आप एक सामान्य परिचय के रूप में भी आप देख सकते हैं, और सामान्य परिचय आप लोग टॉपिक डाल लीजिए और इसके पश्चात आप लोग लिखना प्रारंभ करिए। देखिए बेटा सबसे मुख्य केंद्र, यानी कि 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्रों के बारे में बात करेंगे। एक तरफ हम नेतृत्व करने वाले नेताओं की बात करूंगा मैं, दूसरी तरफ इन नेताओं का बाद में क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद ये लोग कहां चले गए, ठीक है, इनके साथ में क्या सलूक किया गया, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। किसको फांसी दी गई या फिर किस व्यक्ति को जो है यहां से देश निकाला दिया गया, किस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट उड़ा दिया गया, ठीक है। तो इन पर हम बात करेंगे, चलिएगा। तो मुख्य केंद्र, सबसे पहला केंद्र आपका मुख्य केंद्र होता है बेटा दिल्ली। सबसे मुख्य केंद्र कौन सा है, दिल्ली। अब देखिए बेटा दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, आप लोग सबसे पहले लिखिएगा दिल्ली नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिएगा। पहला है यहां से बहादुर शाह सेकंड, यानी कि कौन सा यहाँ का शासक उस समय, इस समय था यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड था, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड होता है जो कि प्रमुख नेतृत्व करता था, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेतृत्व करता होता है। क्या होता है, प्रमुख नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है 1857 की क्रांति का। पूरे भारत के 1857 की क्रांति का जो बलि का बकरा बनाया जाता है वो बहादुर शाह सेकंड को बनाया जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद में दूसरा व्यक्ति दिल्ली से था, उसका नाम था वक्त खां। दूसरा व्यक्ति कौन था बेटा, वक्त खां था, और ये वक्त खां जो था ये बहादुर शाह सेकंड का ही सैन्य नेतृत्व करने वाला, यानी कि सैनिक प्रमुख था। तो ये व्यक्ति भी इसमें भाग लेता है। इसके पश्चात एक व्यक्ति और होता है जो कि प्रमुख सलाहकार होता है, किसका, बहादुर शाह सेकंड का। उसका नाम होता है हकीम हसनतुल्ला, जो कि प्रमुख सलाहकार कहलाता है इसका। लिखिएगा पहला, देखिएगा पहला कौन सा हो गया, दिल्ली से प्रमुख हो गया बहादुर शाह सेकंड, दूसरा भगत सिंह हो गया, और तीसरा कौन सा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति का नाम है हकीम
हकीम आसूतुल्ला जो कि प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक है, चलिएगा इसके पश्चात अब आगे लिखिए, यानी कि इन व्यक्तियों के साथ में हुआ क्या, तो देखिएगा यानी कि बहादुर शाह सेकंड के साथ यह हुआ कि इसको यहां से बाहर निकाल दिया गया था। इसमें लिखिएगा निर्वासित करके रंगून में भेज दिया गया था। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून यानी कि कहां पर भेज दिया गया था, इसको रंगून भेज दिया गया था और 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिएगा ये चीज कंप्लीट हो गई। दिल्ली से कौन प्रमुख नेतृत्व करने वाला कौन था, यानी कि बहादुर शाह सेकंड था। इसका सेनापति भक्त सिंह था। इसके पश्चात एक प्रमुख सलाहकार होता है जिसका नाम होता है हकीम हसनतुल्ला, जो कि यहाँ से 3 व्यक्ति भाग लेते हैं। कौन होता है, हकीम हसनतुल्ला होता है। ठीक है, तो हकीम हसनतुल्ला होते हैं, ये तीनों लोग भाग लेते हैं इसके अंदर। इसके बाद में विद्रोह के बाद में क्या होता है, 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद में इसको जो है रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में जो है इसके क्या हो जाती है बेटा, 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बहादुर शाह सेकंड की। चलिएगा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा केंद्र देखिएगा, यानी कि मुख्य दूसरा केंद्र क्या था, लखनऊ, नवाबों का शहर। कौन सा, लखनऊ, याद रखना नवाबों का शहर। विरजेश जी हमेशा मुझे कहते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं वो, तो हमेशा वो कहते हैं कि सर हमारा लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। बिल्कुल मानते हैं साहब, आपका नवाबों का शहर है। तो देखिएगा लखनऊ शहर से 1857 की क्रांति में प्रमुख भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो बेगम हजरत महल सबसे पहला व्यक्ति था। बेगम हजरत महल। कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक है, पहला ये था। दूसरा व्यक्ति था यहां से नवाब वजीद अली शाह। नवाब वजीद अली शाह, नवाब वजीद अली शाह था। ठीक है, देखिएगा बेगम हजरत महल की बात करें तो इसको 1859 ईस्वी में जो है नेपाल चली गई थी और 1874 ईस्वी में इसका काठमांडू नामक जगह जो है वहां पर आकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1874 में 1859 में कहां चले गए थे लोग, नेपाल चले गए थे बेटा। ठीक है, ये नेपाल चली गई थी और इसके बाद में जो है 1859 में ये यहां से जाती है, 1874 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, 1874 में। कहां पर होती है, काठमांडू में इसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग लिखते चलिएगा साथ के साथ, मैं लिखवाता चल रहा हूं। ठीक है, तो काठमांडू में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा दूसरा नवाब वजीद अली शाह जो थे, इनके साथ में क्या हुआ, ये कोलकाता चले गए 1856 में और 1887 में इनका निधन हो गया। कब हुआ बेटा इनका निधन, 1887 में। 1887 में इनका निधन हो गया। ये कहां चले गए थे, ये कोलकाता चले गए थे। ये नेपाल चले गए थे और ये कहां चला गया था, ये कोलकाता चल गया था। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में तीसरा जो मुख्य केंद्र था 1857 की क्रांति का, वो था इलाहाबाद। कौन सा था बेटा, इलाहाबाद। तो देखिएगा तीसरा मुख्य केंद्र आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद से क्या होता है, यानी कि यहां से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लियाकत अली। क्या नाम होता है बेटा, लियाकत अली। लियाकत अली खान जो थे वो यहां से थे। ठीक है, लियाकत अली, और लियाकत अली जो है लखनऊ इलाहाबाद का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा मुख्य केंद्र आपका जो था वो था बेटा झांसी। झांसी कहां पर पड़ता है, ग्वालियर। झांसी ग्वालियर दोनों एक ही थे। ठीक है, याद रखना झांसी ग्वालियर। तो चौथा केंद्र था आपका झांसी और ग्वालियर, ये दोनों जो है एक ही केंद्र थे 1857 के क्रांति में। तो झांसी और ग्वालियर थे। तो 1857 में देखिएगा झांसी और ग्वालियर से भाग लेने वाले जो थे वो पहले व्यक्ति आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो कौन थी बेटा, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। दूसरे इसी के साथ में जो थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में आपको पता है तात्या टोपी। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति कौन था इनके साथ में, तात्या टोपी। तात्या टोपी। ठीक है, तात्या टोपी थे। और इसके बाद में देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ में क्या हुआ, यानी कि झांसी ग्वालियर के मुख्य केंद्र था झांसी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो देखिएगा झांसी जो है यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में युद्ध के अंदर ही जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है, यानी कि ये हार नहीं मानती है। 1858 में ही क्या हो जाती है बेटा, ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। आगे इन सबका परिचय हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें, आगे मैं इसी क्लास में आप लोगों को इनका परिचय भी लिखवाऊंगा। केवल मैं एक सामान्य रूप से एक परिचय में आपको दे रहा हूं, क्योंकि 1857 की क्रांति समझने के लिए सबसे अहम बात यह है कि इसका परिचय पहले पढ़ा जाए। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा देखिएगा तात्या टोपी होते हैं, और तात्या टोपी जो है 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपी को बंदी बनाकर ग्वालियर में क्या दे दी जाती है बेटा, फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल फांसी कब देते थे बेटा, 18 अप्रैल
1859 में, यानी कि इसको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है बेटा। ठीक है, ये 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की एक प्रमुख भूमिकाएं थी। जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की थी, रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी को बचाना चाहती थी, लेकिन तात्या टोपे जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है 1857 की क्रांति का जो बिगुल है उसको इन्होंने बजाया था। 1857 की क्रांति में जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण करने में जो है, या फिर देश की जो रियासतें हैं उनको जुटाने में जो काम किया था, वही काम तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में किया था बेटा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसके पश्चात देखिएगा पांचवा, यानी कि पांचवा मुख्य केंद्र क्या होता है, तो ये होता है बरेली रुहेलखंड। पांचवा मुख्य केंद्र माना जाता है बरेली को। अब देखिए बेटा, बरेली की अगर अपन बात करते हैं, रुहेलखंड भी इसको कहा जाता है। यहां से एक व्यक्ति था जिसका नाम था खान बहादुर शाह। क्या नाम था बेटा, खान बहादुर शाह। ठीक है, खान बहादुर शाह जो है यहां से नेतृत्व करते हैं बरेली से। ठीक है, तो खान बहादुर खान जो है इसको फांसी की सजा हो जाती है बेटा। इनको क्या हो जाती है, लास्ट में फांसी की सजा हो जाती है और इनको फांसी दे दी जाती है। इसके पश्चात देखिएगा छठा मुख्य केंद्र आपका होता है जिसका नाम होता है बिठूर। और बिठूर कहां पर है बेटा, आपका कानपुर के अंदर। बिठूर कहां है, कानपुर। बिठूर कहां है बेटा, कानपुर में है। और कानपुर जो है यहां से आपके तीन व्यक्ति नेतृत्व करते हैं। पहला व्यक्ति होते हैं यहां से नाना साहब। कौन करते हैं बेटा, नाना साहब पहला नेतृत्व करने वाले। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कौन होता है यहां से, पहला नाना साहब हो गए, दूसरे जो है अजीजी बेगम। अजीजी बेगम जो है ये एक नर्तिका होती है बेटा, दरबार में नृत्यिका यानी कि नृत्य करने वाली महिला होती है। ठीक है, तो अजीजा बेगम जो है इसने भी भाग लिया था। इसके पश्चात तीसरी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे बिठूर जो कानपुर का जो विद्रोह है 1857 की क्रांति है, इसमें नेतृत्व करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। राव साहब भी इसके अंदर आते हैं, तात्या टोपे भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, राव साहब भी यहाँ पर आते हैं और तात्या टोपे भी यहाँ पर आते हैं। और तात्या टोपे, राव साहब और इसके अलावा भी जो अजमुल खां थे और टीका सिंह थे। अजमुल सिंह लिखिएगा, अजमुल सिंह और टीका सिंह। ठीक है, अजमुल सिंह और टीका सिंह प्रमुख नेतृत्व करते हैं यहां से, बिठूर कानपुर से ये लोग। ठीक है, तो देखिएगा यानी कि नाना साहब को तो क्या कर देते हैं, नाना साहब को जो है 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छुप जाता है और वहीं पर इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से 1857 की क्रांति से अधिकतर व्यक्ति जो है, जितने भी नेतृत्व करने वाले जो नेता लोग थे, वो 1857 की क्रांति के पश्चात अधिकतर जो लोग हैं वो नेपाल चले गए थे बेटा। ठीक है, क्योंकि नेपाल एक सुरक्षित जगह लगी उनको, इसलिए वो नेपाल चले गए थे। तो नाना साहब का निधन जो है नेपाल के अंदर हो जाता है, वो नेपाल में चले जाते हैं 1859 के अंदर। ठीक है, इसके पश्चात जो नर्तिका जो थी उनको अंग्रेजों ने गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी थी बेटा, ऑन द स्पॉट उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अगला जो मुख्य केंद्र है आपका वो सातवां है और वो बिहार के मुख्य केंद्र है। ठीक है, एक बार इनको मैं मिटा देता हूं, एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना सभी लोगों को। देखिए बेटा, प्रीलिम्स के लिए ही जरूरी नहीं है 1857 की क्रांति, मेंस की दृष्टि में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये मुख्य केंद्र पता रहेंगे, अभी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझा रहा हूं, इसके पश्चात आप लोगों को बहुत यूजफुली रहेगी ये लोकेशन, क्योंकि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी यूजफुली रहने वाली है ये लोकेशन। आपके एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता होगी तो आप जो 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता है उनको आप तुरंत ढूंढ लेंगे। पेपर इसी प्रकार का बने, पेपर वनडे एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो, पेपर किसी भी प्रकार का बने, लेकिन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपको पता। ठीक है, तो अभी जैसे आपको पता है कि झांसी से कौन कौन थे, जैसे ग्वालियर से कौन कौन थे, बरेली से कौन कौन थे, इलाहाबाद से कौन था, लखनऊ से कौन सा, दिल्ली से कौन था। ठीक है, तो अब आप क्या होंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे और सीधे सीधे कभी कभार क्रांतिकारियों का जो मिलान वाला जो क्वेश्चन होते हैं, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें कभी कभार आपको एसआई का एग्जाम हो गया, ठीक है, पटवारी का एग्जाम हो गया और भी लेखपाल का, आरओ का एग्जाम हो गया। इन एग्जामों में कभी कभार क्या होता है कि मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में हालांकि ऐसा पैटर्न नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता इस प्रकार के सवाल, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति से सवाल बहुत सारे। तो इस बात को आप याद रखिए। तो सवाल कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, सवाल से हमें डरना नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक बार वापस रिवीजन करते हैं। दिल्ली, ये मुख्य केंद्र था दिल्ली, जहां से बहादुर शाह सेकंड, बख्तर सिंह और कौन थे, एक इनका प्रमुख सलाहकार था। बहादुर शाह सेकंड की 1862 में मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है, इसके बाद में नवाबों का शहर यानी कि लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ठीक है, और इसके बाद में एक नवाब थे। ठीक है, तो नवाब साहब जो थे ये देखिएगा, जो हजरत बेगम महल जो थी वो 1859 में नेपाल चली गई थी और नवाब वजीद अली शाह जो है कोलकाता में चले गए थे। 1887 में इनका निधन हो गया। 1874 में वहां पर जो है यानी कि काठमांडू नामक जगह पर जो है बेगम का भी निधन हो जाता है, महल बेगम।
इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियाकत अली खां, ठीक है। इसके बाद में झांसी और ग्वालियर से तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, इसका पहला नाम आता है 1857 में, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद तात्या टोपी है। तात्या टोपी जो है ये भी प्रमुख होते हैं, ये सेनापति के रूप में काम करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के। 18 अप्रैल जो 1859 में जो है इनको फांसी दे दी जाती है। इसके बाद में एक व्यक्ति होता है बरेली से जिनका नाम होता है खान बहादुर शाह। बरेली से कौन है? खान बहादुर शाह बेटा। इसके बाद में विटूर यानी कि कानपुर की बात करूं मैं तो यहां से 3 व्यक्ति प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं। वैसे एक तो होते हैं नाना साहब। नाना साहब जो है नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में एक नृतिका होती है, ठीक है। तो नृतिका जो बेगम थी उनको अंग्रेजों ने गोली मारकर ऑन द स्पॉट क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इसके बाद में राव साहब होते हैं, तात्या टोपी होते हैं और इसी के साथ में जो है अजमल खां होते हैं और टीका सिंह होते हैं। ये प्रमुख नेतृत्व करने वाले होते हैं विठूर से, ठीक है, यानी कि कानपुर से। अब बात करेंगे बिहार की बेटा, ठीक है। देखिएगा बिहार से यानी कि 7वां मुख्य केंद्र आपका बिहार होता है। बिहार के बहुत सारे स्थान है, या इनमें से प्रमुख है जगदीशपुर, दानपुर, लिखिएगा आप लोग जगदीशपुर, दानपुर, जगदीशपुर, दानपुर, आरा, आरा, आजमगढ़, आरा और आजमगढ़, ये सब स्थान कहां पर है बेटा? बिहार के अंदर। सॉरी आजमगढ़ नहीं होगा, पटना होगा, पटना, ठीक है। तो देखिएगा आजमगढ़ भी यहीं पर होगा, यानी कि आजमगढ़ भी इसी के अंदर आता है, बिहार के अंदर ही। तो आजमगढ़ देखिएगा जगदीशपुरा, दानपुरा, आरा, बिहार, पटना, है ना, और ये आजमगढ़, यानी कि ये मुख्य केंद्र रहे हैं बिहार से 1857 की क्रांति के अंदर, ठीक है। तो देखिए बेटा इनमें से जो है यहाँ पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि जगदीशपुर और दानपुर से तो कंवर सिंह जी थे। क्या थे बेटा? यहां से जगदीशपुर यानी कि यहां से कौन थे? कंवर सिंह थे। नेतृत्व करने वाले कौन थे बेटा? कंवर सिंह थे। और ये जो है 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो जाता है। 26 अप्रैल 1858 को इनका क्या हो गया बेटा? निधन हो गया। इसके बाद में देखिएगा यानी कि आरा और आजमगढ़ से जो थे उनका नाम था अमर सिंह। आरा और आजमगढ़ से जो व्यक्ति थे इनका नाम था बेटा, ये सेकंड व्यक्ति थे जो जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह यहां से क्या बनाते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात देखिएगा यानी कि एक व्यक्ति होता है जो कि आरा बिहार से होता है और ये आरा की भूमिका यानी कि आरा बिहार में जो भूमिका निभाता है मुख्य रूप से, इनका नाम होता है बंद अली। क्या नाम होता है बेटा? बंद अली होता है। इसके पश्चात देखिएगा यानी कि पटना से एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है पीर अली। पटना से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बेटा पीर अली। याद रखना पीर अली होता है। बंद अली की बात करें 1858 में इनको फांसी दे दी गई थी। इसको क्या हो गई थी बेटा? फांसी, ठीक है। और इस व्यक्ति को पीर अली की अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई 1857 को इनको भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इनको भी क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी बेटा। याद रखना बस इतना सा, ठीक है। तो देखिएगा बिहार से मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? जगदीशपुर था, दानपुर था और आजमगढ़ था। जगदीशपुर, दानपुर, आजमगढ़, आरा और पटना, ये 5 मुख्य केंद्र थे बिहार के, जहां से नेतृत्व करने वाले जगदीशपुर, दानपुर का तो नेतृत्व कर रहे थे कंवर सिंह। इनका निधन 26 अप्रैल 1857 को हो गया। इसके बाद पश्चात देखिएगा आजमगढ़ से जो थे अमर सिंह जी थे और आरा से बंदी अली थे जिनको फांसी दे दी गई। पटना से जो है परी अली खान थे, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति में बिहार राज्य से मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं, चलिएगा। तो ये आपकी क्रांति यानी कि बिहार से आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी आगे बात करते हैं, 7वां मुख्य केंद्र था ये। इसके पश्चात देखिएगा 8वां मुख्य केंद्र आपका जो है वो है फैजाबाद, यानी कि जिसको आप शाहजहांपुर कहते हैं। 8वां मुख्य केंद्र है आपका जिसका नाम है क्या है बेटा? फैजाबाद। और फैजाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम शाहजहांपुर, ठीक है। शाहजहांपुर है। इसका मुख्य नेतृत्व करने वाले व्यक्ति देखिएगा मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इनके मुख्य नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपए इनाम रखी गई थी। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो है 50,000 रुपए इनाम रखी थी। और ये पुआया का एक राजा होता है, उसकी सूचना पर 1858 में
एक हमले के अंदर जो है ये मारे जाते हैं, यानी कि इनका ठिकाने का पता चला जाता है। तो अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की राशि रखी थी इनको पकड़ने के लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको पकड़ाता है तो 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जो क्या करते हैं, यानी कि एक शासक होता है जो कि पोइया का शासक होता है। पोइया नामक एक जगह है, वहां का एक शासक होता है, एक राजा होता है, वो सूचना दे देता है और इनके ठिकानों पर जो है गोलीबारी होती है और गोलीबारी होने के पश्चात जो है ये वहां पर मारे जाते हैं बेटा। इसके पश्चात देखिएगा नौवां मुख्य केंद्र है आपका फतेहपुर। फतेहपुर नौवां प्रमुख केंद्र है 1857 क्रांति का, जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर से जो है अजीमुल्ला थे, यहां से कौन थे बेटा, अजीमुल्ला, अजीमुल्ला थे, ठीक है। अजीमुल्ला खां थे और यहां से इनको सीधी क्या दे दी गई थी बेटा, इनको फांसी की सजा हो गई थी बेटा। क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। फतेहपुर से ये थे अजीमुल्ला। इसके पश्चात 10वां मुख्य केंद्र आपका है, उसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर कहां पड़ता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। गोरखपुर, गोरखपुर की अगर बात करें तो यहां से गजदर सिंह थे, मुख्य नेतृत्व करने वाले कौन थे बेटा, यहां से थे गजदर सिंह, ठीक है। इसके पश्चात 11वां केंद्र आपका मुख्य था, जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद जो था ये यहां से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल अली खां, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था बेटा अब्दुल अली खां, अब्दुल अली खान। इसके पश्चात एक 12वां केंद्र होता है जिसका नाम होता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर की अगर बात करें बेटा तो यहां से थे आपके शहीद हसन, शहीद हसन। इसी प्रकार से देखिएगा यहां से 13वां मुख्य केंद्र आपका रहा है जिसका नाम है सैदपुर। मुख्य केंद्र क्या है बेटा, सैदपुर है। सैदपुर की अगर बात करें तो ये मुजफ्फरनगर के अंदर आता है बेटा। कहां पर आता है ये, मुजफ्फरनगर में आता है, मुजफ्फरनगर। सैदपुर जो है मुजफ्फरनगर में आता है। और देखिएगा बेटा ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। और यहां से मुख्य क्रांतिकारी होते हैं भगवान सिंह जाट, भगवान सिंह जाट होते हैं बेटा। भगवान सिंह जाट जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता होते हैं। इसके पश्चात आपका 14वां जो मुख्य केंद्र है वह है रेवाड़ी हरियाणा, यानी कि हरियाणा से भी बहुत सारे केंद्र रहे हैं तो उन पर भी बात कर लेते हैं। एक बार इनको दोबारा से दोहरा लेते हैं। 8वां आपका मुख्य केंद्र था फैजापुर, यानी कि जिसको शाहजहांपुर कहते हैं। यहाँ से मौलवी अहमदुल्लाह था और ये पोया के राजा के कहने पर जो है अंग्रेजों ने जो है वहां पर छापा मार दिया था और गोलीबारी होने के कारण जो है वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात यहाँ से 9वां जो मुख्य केंद्र होता है वो होता है फतेहपुर। फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला जो थे वो यहाँ के मुख्य नेतृत्व करने वाले नेता थे, इनको फांसी की सजा हो गई थी, ठीक है। इसके पश्चात 10वां व्यक्ति होता है गोरखपुर, 10वां केंद्र होता है गोरखपुर। गोरखपुर से जो है यानी कि कौन थे, गजदर सिंह थे। यहां से इसके बाद में 12वां केंद्र आपका होता है 11वां केंद्र जिसका नाम है मुर्शिदाबाद, जो कि अब्दुल यहां से जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है बेटा अब्दुल अली खां, ठीक है, अब्दुल अली खान होते हैं। इसके बाद में 12वां केंद्र होता है जिसका नाम होता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से जो है शहीद हसन जी होते हैं। और सैयदपुर से, ये जो सैयदपुर है ये सैयदपुर मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर पड़ता है बेटा ना, याद रखना। तो ये जो है यहाँ से भगवान सिंह जाट नामक व्यक्ति जो है मुख्य नेतृत्व करते हैं। इसके पश्चात देखिएगा हरियाणा के मुख्य बात करते हैं। हरियाणा से भी क्रांति की शुरुआत होती है। तो 14वां केंद्र हरियाणा के अंदर देखिएगा पहला केंद्र है रेवाड़ी। कहां पर है बेटा, हरियाणा के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा। इससे दूसरा गांव होता है जिसका नाम होता है कासनगांव, कासनगांव हरियाणा से, ठीक है, कासनगांव हरियाणा। इसके पश्चात देखिएगा जुजारा, जुजारा नामक एक जगह होती है, ये भी कहां से बेटा, हरियाणा से। तो जुजारा, तो देखिएगा बेटा यहां से 3 जगह हरियाणा राज्य के अंदर मुख्य रूप से 3 केंद्र थे 1857 की क्रांति के। कितने केंद्र थे बेटा, 3 केंद्र हैं 1857 की क्रांति के, ठीक है। तो देखिएगा इनके बारे में, तो 1857 की क्रांति से मुख्य 3 केंद्र रहे हैं। पहला रेवाड़ी हरियाणा रहा है। रेवाड़ी हरियाणा से जो नेतृत्व करने वाले थे वो राव तुलाराम थे बेटा। क्या नाम थे, राव तुलाराम, लिखिएगा राव तुलाराम थे। और राव तुलाराम की बात करें तो बीमार होने के कारण काबुल में जो है 8 सितंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 सितंबर 1862 में इनकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में देखिएगा कासान गांव की बात करें तो कासान गांव से जो है अलवेला सिंह और जयराम 2 व्यक्ति थे। यहां से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलवेला सिंह
और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था जयराम। अलबेला सिंह और जयराम दो व्यक्ति यहां से नेतृत्व करते हैं और ये जो है 1858 में दोनों को ही फांसी हो जाती है बेटा। 1858 में कब हो जाती है? 1858 में इनको फांसी हो जाती है, ठीक है, तो मारे जाते हैं। इसके पश्चात जुझारू उत्तर प्रदेश जुझारू जो है यानी कि हरियाणा का ये गांव है, वहां से भी इस क्रांति की शुरुआत होती है। वहां से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नवाब अब्दुल रहमान खान। नवाब अब्दुल अहमद खान। तो नवाब अहमद खान जो होते हैं बेटा, ये देखिएगा इनको 1857 में दिल्ली की कोतवाली में क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। 1857 में दिल्ली की कोतवाली में क्या दे दी जाती है बेटा? इनको फांसी दे दी जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हरियाणा के जो मुख्य केंद्र है वो रहे हैं बेटा। याद रखना, हरियाणा से 3 जगह से क्रांति की शुरुआत होती है। रेवाड़ी हरियाणा से, जहां से राव तुलाराम होते हैं मुख्य नेतृत्वकर्ता। 8 सितंबर 1862 में इनके बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, रेवाड़ी हरियाणा से जो है राव तुलाराम होते हैं। 8 सितंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात कासान गांव जो है, कासान गांव हरियाणा की बात करें तो यहाँ से अलबेला सिंह और जयराम होते हैं। अलबेला सिंह और जयराम जो है 1857 में फांसी दी जाती है और ये भी क्या हो जाते हैं। इसके बाद में जुझारा जो है आपका जो हरियाणा का एक गांव है, जहां से नवाब अहमद अली खान होते हैं और 1858 में जो है ये दिल्ली की कोतवाली में जो है इनको फांसी दे दी जाती है बेटा। इसके पश्चात देखिएगा बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। अब 15वां मुख्य केंद्र है आपका बैरकपुर, जहां से क्रांति की चिंगारी छीड़ना आप लोग मानते हैं, लेकिन क्रांति जो है 1857 से ही नहीं, बल्कि क्रांति का जो प्रारूप था वो 1857 से नहीं बल्कि 1757 से ही प्रारंभ हो गया था बेटा। 1757 से ही अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतवासियों को इतना परेशान किया जाने लगा, बहुत सारे कानून लेकर आए ये लोग, उसके कारण 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण बहुत सारे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। बैरकपुर की बात करें, बैरकपुर आपके पश्चिम बंगाल में, कहां पर है बेटा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से मुख्य नेतृत्वकर्ता होते हैं यहाँ से मंगल पांडे, ठीक है, जिसको क्रांति का क्या माना जाता है कि जनक होता है, कि ये व्यक्ति जो है क्रांति की शुरुआत करता है। मंगल पांडे होते हैं। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाट बागान में जो है इसको फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को कब दे दी जाती है बेटा? 8 अप्रैल 1857 को जो है बागान के लाट में इसको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके पश्चात देखिएगा 16वां आपका मुख्य केंद्र रहा है जिसका नाम है आसाम। आसाम राज्य की बात करूं मैं तो आसाम राज्य से देखिएगा 1857 की क्रांति जो है इसका नेतृत्व करने वाले दीवान जो मेजीराम दत्त थे, दीवान लिखिएगा, दीवान मेजीराम दत्त, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था केदारवर सिंह। दूसरा व्यक्ति का नाम था केदारवर सिंह, ठीक है। दीवाने मोजीराम दत्त थे और इसके बाद में केदावर सिंह थे, जो कि दोनों मुख्य नेतृत्व करता थे इसके ना। इनको कोलकाता में दोनों व्यक्तियों को क्या दे दी गई थी बेटा? कोलकाता के अंदर दोनों को ही फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी बेटा कोलकाता के अंदर। इसके पश्चात 17वां मुख्य केंद्र आपका होता है जिसका नाम होता है बेटा आपका सागर, और सागर से शेख रामांजुन होते हैं। तो 17वां केंद्र था मुख्य सागर, और सागर की बात करें तो रामांजुन जो थे वो यहां से मुख्य क्रांतिकारी हुए हैं। शेख रामांजुन इनका नाम था, ठीक है, शेख रामांजुन। इसके पश्चात देखिए बेटा 18वां जो मुख्य केंद्र है वो था संबलपुर, और संबलपुर पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर बेटा। संबलपुर यह है आपका उड़ीसा में, ठीक है। एग्जैक्ट जिनकी लोकेशन मुझे पता है वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बाकी जिनकी पता नहीं है उनके आप लोग ढूंढ भी सकते हैं और ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छोटे छोटे छावनियां थी, छोटी छोटी क्रांतियां हुआ करती थी यहाँ से, तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मुख्य रूप से जिन राज्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मुख्य इंपोर्टेंट थे 1857 की क्रांति में। तो देखिएगा बेटा संबलपुर उड़ीसा के अंदर, यहां से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही जो थे, दो व्यक्ति जो नेतृत्व करते थे, सुरेंद्र शाही और एक व्यक्ति का नाम था उज्जवल शाही।
सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही जो थे ये दो व्यक्ति मुख्य नेतृत्व करता थे यहाँ से, और 1822 में जो है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद में इनको क्या कर दिया, 1862 में आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने। याद रखना, आत्मसमर्पण करने वालों में इनका नाम है। 1862 में देश से इनको क्या कर दिया था बेटा, निकाल दिया गया था। ठीक है, तो कौन कौन थे, सुरेंद्र शाही थे और उज्जवल शाही थे। याद रखना दोनों का नाम, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि देश से आत्मसमर्पण करने वाले और 1862 में देश से बाहर निकाल दिए जाने वाले दो व्यक्ति क्रांतिकारी होते हैं, जिनका नाम होता है सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ये बेटा उड़ीसा के मुख्य होते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका इनकी रहती है। इसके पश्चात मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन, राज्यों की लोकेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सवाल कभी कभार ऐसे ही पूछे जाते हैं, और आप कोई छोटा एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पैटर्न का कोई विस्तार है, और पैटर्न से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है, सवाल कहीं से भी बने, कैसे भी बने, आप लोगों को सारी चीजें लिखवा रहा हूं, सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 1757 प्लासी का युद्ध से लेकर यहाँ 1857 की क्रांति तक मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसा विद्रोह, कोई भी ऐसी क्रांति नहीं छोड़ी है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। सारी चीजें मैंने बहुत डीपली पढ़ाई है, और आने वाले समय में भी जो सामाजिक विचारों के बारे में बात करेंगे, या फिर आर्थिक इकोनॉमिक स्रोत भारत की बात करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद की जो भी बातें करेंगे, उनमें भी एक भी टॉपिक हम लोग जो है मिसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल बन सकता है। आप वनडे एग्जाम दीजिए, या फिर आप प्रीलिम्स दीजिए, या फिर आप जो है मेंस दीजिए, या यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, आरओ का एग्जाम दीजिए, पटवारी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपका सिलेबस मैचिंग करता है वहां से आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात देखिएगा 19वां मुख्य केंद्र आपका रहा बेटा, जिसका नाम था मेरठ। मेरठ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा कदम सिंह। क्या नाम था बेटा, कदम सिंह। मेरठ से कदम सिंह जी थे। इसके पश्चात देखिएगा 20वां मुख्य केंद्र है आपका, जिसका नाम है मथुरा। क्या नाम है बेटा, मथुरा। और मथुरा कहां है, आप लोग तो जानते ही होंगे, यहां से थे देवी सिंह जी, 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले मथुरा से थे देवी सिंह जी। इसके पश्चात 21वां आपका मुख्य केंद्र है, जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर की बात करें तो यहां से मुख्य नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद खान। कौन थे बेटा, मोहम्मद खान। इसके पश्चात 22वां आपका जो नेतृत्व करने जो मुख्य केंद्र था वो था बेटा गठमंडली। ठीक है, गठमंडली की अगर अपन बात करें तो गठमंडली से जो मुख्य नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे शंकर शाही। शंकर शाही जो, और यहां से एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राजा ठाकुर प्रसाद। शंकर शाही और राजा शंकर शाही, और दूसरा व्यक्ति का नाम था राजा ठाकुर प्रसाद। राजा ठाकुर प्रसाद। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। तो ये आपके 22 मुख्य केंद्र हो गए। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा एक बार रिविजन कर लेते हैं। बैरकपुर पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे 8 अप्रैल 1757 को फांसी दे दी जाती है बेटा। इसके बाद में देखिएगा आसाम से दीवाने मेजीराम जो होते हैं, मेजीराम दत्त और केदेश्वर दोनों व्यक्ति होते हैं, जो वो कोलकाता में जो है बेटा फांसी दे दी जाती है दोनों को। ठीक है, इसके पश्चात 17वां मुख्य केंद्र होता है सागर, जहां से होता है यानी कि रामजुन होता है, शेख रामजुन इसका नाम होता है। और इसके बाद में 19वां मुख्य केंद्र होता है आपका, जिसका नाम होता है संबलपुर, उड़ीसा के अंदर। यहाँ से दो व्यक्ति होते हैं बेटा, एक व्यक्ति का नाम होता है सुरेंद्र शाही और एक व्यक्ति का नाम होता है उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही को जो है यानी कि 1862 में आत्मसमर्पण कर देते हैं लोग, और इसके बाद में इनको देश निकाला दे दिया जाता है। इसके पश्चात आपका 19वां मुख्य केंद्र है मेरठ, जहां से कदम सिंह जी होते हैं। इसके बाद 20वां केंद्र है मथुरा, मथुरा से देवी सिंह होते हैं। इसके बाद में 21 है बिजनौर, बिजनौर की बात करें बिजनौर से जो है मोहम्मद खान होते हैं। इसके बाद में गठमंडली से बात करें तो यहाँ से शंकर शाही और राजा ठाकुर प्रसाद जी होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके पश्चात देखिएगा अगला 23वां आता है। 23वां मुख्य केंद्र होता है रायपुर। क्या है बेटा, रायपुर। रायपुर की बात करूं मैं तो यहां से नारायण सिंह जी मुख्य नेतृत्व करता थे। नारायण सिंह मुख्य नेतृत्व करता थे। इसके बाद में 24वां आपका जो है वो है मुख्य केंद्र मंदसौर, और मंदसौर जो है कहां पर है बेटा, यूपी के अंदर। मंदसौर यूपी में देखिएगा, मंदसौर यूपी से जो नेतृत्व करने वाले जो थे वो उनका नाम था शहजाद हुमायूं। शहजादा हुमायूं।
ठीक है। तो शहजादा हुमायूं थे जो कि फिरोज शाह के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे बेटा? फिरोज शाह। और फिरोज शाह के नाम से जाने जाते थे। 1862 में इनकी मृत्यु होती है बेटा, 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा 25वां मुख्य केंद्र है कलूल। कलूल की बात करें तो देखिएगा कलूल से जो है राणा प्रताप सिंह होते हैं मुख्य। राणा प्रताप सिंह मुख्य नेतृत्व करने वाले राणा प्रताप सिंह होते हैं, वीर सिंह होते हैं। और इन दोनों को क्या दे दी जाती है? राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह होते हैं, दोनों को क्या हो जाती है बेटा? फांसी दे दी जाती है। क्या होती है? फांसी दे दी जाती है। इसके पश्चात 26वां मुख्य केंद्र आपका है जिसका नाम है कोटा। और कोटा कहां पड़ता है बेटा? राजस्थान में। ठीक है। तो कोटा से देखिएगा मुख्य नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था जयदयाल और हरदयाल। जयदयाल और हरदयाल, हरदयाल, जयदयाल और हरदयाल थे मुख्य रूप से। और ये देखिएगा जयदयाल और हरदयाल जो है यानी कि इन दोनों को जो है तोप के मुंह के आगे बांधकर, तोप के मुंह के आगे बांधकर ऑन द स्पॉट जो है इनको क्या कर दिया गया था बेटा? उड़ा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उड़ा दिया गया था। सबसे भयंकर सजा इनको दी गई थी बेटा। तोप के मुंह के आगे बांधकर जो है इनको क्या कर दिया था बेटा? उड़ा दिया गया था। ठीक है। कोटा से थे जयदयाल और हरदयाल। इसके पश्चात देखिएगा 27वां आपका मुख्य केंद्र रहा है जिसका नाम है अमझोर। और अमझोर की बात करूं मैं तो अमझोर आपका पड़ता है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर। और अमझोर की अगर बात करें तो यहां से जो आपके नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था राजा बरनवार सिंह। राजा बरनवार सिंह, बरनवार सिंह, राजा बरनवार सिंह थे। और राजा बरनवार सिंह की अगर बात करें तो इनको 10 फरवरी 1858 को 10 फरवरी 1858 को फांसी हो गई थी बेटा इनको। ठीक है। 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई। इसके पश्चात देखिएगा 28वां आपका मुख्य केंद्र होता है जिसका नाम होता है सतार। और ये 3 मुख्य केंद्र है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में भी क्रांति का बहुत अच्छा रूप था। सतार ये था आपका महाराष्ट्र से। और एक जगह और थी महाराष्ट्र में जिसका नाम था सतार के बाद में गंजम। और एक जगह और है महाराष्ट्र में जिसका नाम है अजनाल। अजनाल, गंजम और सतार ये तीनों जगह जो है महाराष्ट्र में है बेटा। तो देखिएगा सतार महाराष्ट्र तो रंगाजी बापूजी गुप्ता जो थे वो नेतृत्व करता थे। लिखिएगा रंगोजी बापूजी गुप्ता यहां से नेतृत्व करता थे। इसके बाद में गजाम से बात करें तो गजाम से राधा कृष्ण दंड सेनी थे। राधा कृष्ण दंड सेनी, राधा कृष्ण दंड सेनी जो थे गजाम से थे। इसके बाद में देखिएगा अजनाल से आपके एक व्यक्ति था जिसका नाम था वजीर खां। क्या नाम था बेटा? वजीर खां। गजराल से आपके एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? वजीर खां था। इसके पश्चात आपका 29वां मुख्य केंद्र रहा है जिसका नाम है बेटा सिंध। और सिंध की बात करें तो देखिएगा सिंध से एक व्यक्ति नेतृत्व करता होते हैं जिनका नाम होता है शहजाद पी मोहम्मद इमाम। शहजाद पी मोहम्मद इमाम खान इनका मुख्य नाम होता है। इसी प्रकार से देखिएगा इसके बाद में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है अलीकर खां। यहां से 2 व्यक्ति नेतृत्व करते हैं। एक व्यक्ति का नाम होता है अलीकर खां। ठीक है। इसके पश्चात में देखिएगा 30वां जो मुख्य केंद्र था उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, एक बार इनका रिवीजन करते हैं। तो देखिए बेटा रायपुर से नारायण सिंह जी थे। मंदसौर यूपी से जो है शहजादा हुकुम सिंह थे जिनको फिरोज शाह के नाम से जाना जाता है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुलूल से जो है राणा प्रताप सिंह जी थे और वीर सिंह जी थे, दोनों को फांसी हो जाती है। कोटा राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल थे जिनको दोनों को तोप के मुंह से आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। इसके बाद में आजोर एमपी से जो है राजा बनवीर सिंह थे जो कि 10 फरवरी 1857 को फांसी दी गई थी। सतार और गंजम और आजनाल जो 3 जगह थी ये आपके महाराष्ट्र में है। यहां से नेतृत्व करने वाले गंगोज बापू गुप्ता जी थे और राधा कृष्ण दंड सेनी थे और वजीर खां थे। ठीक है। इसी प्रकार से सिंध से जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम बहुत बड़ा है और उसका नाम क्या है बेटा? शहजादे पी मोहम्मद इमाम बख्शी।
ठीक है, इसका पूरा नाम तो ये था बेटा। और ये व्यक्ति, और इसके बाद में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था अलीगर खां। और इसके पश्चात आपका तीसरा मुख्य केंद्र होता है जिसका नाम होता है बेटा महाराष्ट्र, संपूर्ण रूप से महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र एग्जैक्ट जिस लोकेशन को आप कहते हैं वो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से जो थे, यानी कि यहां से मुख्य नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़की। वासुदेव बलवंत फड़की, ठीक है। और फड़की जी जो थे ये मुख्य, इनको जो है आजीवन कारावास दे दिया गया था बेटा। 1857 की क्रांति के बाद में आजीवन कारावास में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, कारावास दे दिया गया था इनको मुख्य रूप से। चलिएगा, इसके पश्चात तीसरा मुख्य केंद्र है आपका गोवा। गोवा के दो क्षेत्र है, एक तो मुख्य गोवा है और एक क्षेत्र और है जिसका नाम है गोलकुंडा क्षेत्र। और ये गोलकुंडा क्षेत्र भी गोवा के अंदर ही आता है बेटा। तो देखिएगा यहाँ से दो विद्रोह होते हैं, यानी कि 1857 की क्रांति में गोवा की अगर बात करें मुख्य रूप से तो देवपुंजी राणा, यहां से कौन होते हैं, देवपुंजी राणा। जबकि एक बात याद रखना, देवपुंजी राणा होते हैं गोलकुंडा क्षेत्र से चिंत भूपाति होते हैं, चिंत भूपति। एक बात याद रखना बेटा, यहां पर कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में इन दोनों जगहों से क्रांति होती है। यहां से अलग अलग व्यक्ति नेतृत्वकर्ता होते हैं। फिर कई बार आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, कई लोगों से आपने यह भी सुना होगा कि गोवा कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, जबकि अंग्रेज सर्वाधिक वहीं पर आते जाते थे, लेकिन गोवा किसी के अधीन नहीं था। इसका क्या कारण है, तो इसका रहस्य और इसका जो कारण है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर फिर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। यानी कि लोगों से मुंह से तो आपने सुना ही होगा कि 1857 की क्रांति में देखिएगा मैंने लिखवाया है आप लोगों को, ठीक है। ये इंजाम आप मेरे ऊपर लगा दीजिए कि 1857 की क्रांति में गोवा से जो थे दो व्यक्ति लिखवाए हैं। एक का नाम था देवपुंजी राणा और दूसरे व्यक्ति का नाम था गोलकुंडा से जिसका नाम था चिंती भूपति। दोनों का नाम आप लोगों ने मैंने लिखवाया है। तो इसलिए लोग कहते, इतिहास में आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं कि 1857 की क्रांति नहीं बल्कि अंग्रेजों के अधीन नहीं रहने वाला भारत का एक ऐसा राज्य है, बताइए, तो वो था गोवा, ऐसे लोग कहते हैं। इसका कारण क्या रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अन्यथा अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं लिखकर बताइएगा ताकि मैं अगली क्लास में वो चीज कंप्लीट कर दूं, ठीक है। चलिएगा, इसके पश्चात आपका जो एक मुख्य केंद्र और है, 31 केंद्र हो गए, एक 32वां मुख्य केंद्र आपका और है जिसको बोलते हैं हम लोग पंजाब। पंजाब तो आपका छूट ही गया। और पंजाब की अगर अपन बात करें तो गुरु राम सिंह यहां से मुख्य नेतृत्व करते थे बेटा, गुरु राम सिंह पंजाब का नेतृत्व करते हैं 1857 में। और इनको रंगून जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। कहां पर बेटा, रंगून जेल में इसको भेज दिया जाता है, जहां पर पहला बादशाह, दिल्ली का अंतिम बादशाह जो होते हैं, ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड को भेजा जाता है, वहीं पर इनको भी भेज दिया जाता है बेटा जेल में, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपके मुख्य केंद्र हो गए 1857 की क्रांति के। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र आप लोगों को समझ में आए होंगे। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा बताने की कोशिश करें या दूसरे तरीके से हम लोग लिखें। तो ये तो आपके 1857 की क्रांति के क्या हो गए, सामान्य परिचय। अब बात करते हैं सामान्य परिचय का पूरा निचोड़ी मैंने आपको 1857 की क्रांति इसमें लिखवा दिया। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण लिखो बेटा कि क्या मुख्य कारण रहे हैं। कोई कहता है कि सेना ने विद्रोह कर दिया, कोई कहता है किसानों ने विद्रोह कर दिया, कोई कहता है कि राजाओं ने विद्रोह कर दिया। तो ये सारी दुविधाएं जो है आपकी दूर हो जाएगी। और विदेशी इतिहासकारों का मत क्या है, भारतीय इतिहासकारों का मत क्या है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो लिखिए आप लोग 1857 के मुख्य कारण। अब आप थोड़ा तीव्र गति से लिखेंगे, मैं आप लोगों को टॉपिक लिखवाता चलूंगा, उसके बाद आप लोग डिटेल से लिखते चलेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के प्रति असंतोष, पहला टॉपिक लिखो इसमें। मुख्य कारण के अंदर लिखिएगा ब्रिटिश सरकार के, देखो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। अब असंतोष कैसे थे वो लिखो। पहला कारण लिखिए ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। बहुत तीव्र गति से आपको लिखना है, एक ही बार में बोलूंगा, ध्यान रखना। लिखिएगा
विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। क्या कारण थे? अंग्रेजों के राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासक और सरदारों ने उनके प्रति असंतोष व्यापक हो गए थे। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मन मर्जी से तोड़ दिया करते थे। पहला कारण यह था बेटा। दूसरा लिखिएगा, डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति को कड़ाई से लागू किया, यानी कि बहुत कठोर तरीके से लागू किया, जिससे असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। तीसरा कारण लिखो, झांसी के मृत राजा दत्त के पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना। झांसी के मृत राजा के दत्त का पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी जिसको बनाना था, और गोद लिए हुए पुत्र को जो है डलहौजी ने जो है उत्तराधिकारी नहीं माना, तथा 1854 ईस्वी में झांसी पर अधिकार कर लिया। इसका भी प्रमुख कारण रहा है। 1854 में डलहौजी ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था झांसी पे। 1851 में पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई। 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, तथा मुगल बादशाह के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह मानने से भी इनकार कर दिया। ये राजनीतिक कारण थे। मुगल बादशाह को यानी कि बादशाह मानने के लिए इनकार कर दिया, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। इसके पश्चात आगे लिखिएगा, अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसके कारण भूस्वामियों के पुराने परिवारों का अधिकार समाप्त हो गया। नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसके कारण भूस्वामियों के पुराने परिवारों का अधिकार समाप्त हो गया। आगे लिखो, किसी भी राज्य पर आधिपत्य करने के बाद उसके पुराने प्रशासक व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। किसी भी राज्य पर यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो है अधिकार होने के बाद में उसकी जो पुरानी प्रशासन की जो व्यवस्था है उनको समाप्त कर दी जाती थी। यह मुख्य कारण रहा पहला। ठीक है, असंतोष होने का कारण यह था। इसके पश्चात आपका दूसरा कारण जो है किसान एवं दस्तकारों की बर्बादी। लिखिएगा, अगला टॉपिक लिखिए, किसान एवं दस्तकारों की बर्बादी। किसान एवं दस्तकारों की बर्बादी, इसमें लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था से किसानों की हालात बदतर हो गई। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहां के पुरानी हस्तशिल्प कला बर्बाद हो गई। अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था से किसानों की हालात बदतर हो गई। जब इंग्लैंड से निर्यात माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ की पुरानी हस्तशिल्प कला जो है वो समाप्त हो गई। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए। तीसरा कारण लिखो बेटा, धर्म एवं जाति को नष्ट होने का डर। धर्म एवं जाति को नष्ट होने का डर। धर्म और जाति को नष्ट होने का डर, ये लिखो इसमें। ये धार्मिक नीतियां बेटा, जिनको आप लोग धार्मिक नीतियां कहते हैं। राजनीतिक कारण मैंने लिखा दिया, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष जो भी थे वो राजनीतिक कारण है। किसानों के बारे में मैंने लिखवा दिया, हस्तशिल्प कला में बर्बादी होने लग गई थी इस कारण से। तीसरा आपका धर्म और जाति के नष्ट होने का डर क्या था, ये धार्मिक कारण है। लिखो, अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता को यह भय पैदा कर दिया कि जनता में यह भय पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म को और रीति रिवाज को नष्ट करने की
पीछे पड़े हैं। ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाज को नष्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं। नई शिक्षण संस्थाओं को, जिनमें से कोई भी संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारक ने की थी, नई शैक्षणिक संस्थाओं जिनमें कई संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी, जो पढ़ाने की जो एजुकेशन का जो माहौल था वो ईसाई धर्म के लोगों ने प्रारंभ किया था, उनके बारे में बताया जा रहा है। प्रचारकों ने की थी, उन पर उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा, यानी कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक लोग यहाँ पर आए हुए थे उनको भारतीय लोग जो थे उनको संदेह की दृष्टि से उनको देखने लगे कि हाँ, ये व्यक्ति वाक्य में हमारा धर्म और जाति नष्ट करने आए हैं। अंत में अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। अंत में अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। आगे लिखो, ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म को और जनता के पुराने रीति रिवाज को खुलेआम निंदा की जाने लगी। अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा भी की थी, यानी कि हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, तो इनकी मजाक उड़ाने लग गए वो अंग्रेज लोग। इस कारण भी जो लोग थे उनमें व्यापक विरोध देखने को मिला। उदाहरण के लिए अंग्रेज फेजी जेल और रेल की यात्राओं के मामले में, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि फकीर विद्रोह होते हैं, ठीक है, जुआरों का विद्रोह होता है, तो धर्म का विद्रोह होता है, तो ये सारे विद्रोह इसलिए तो हो रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने जो है धर्म के नाम पर भी कर लगा दिया था, यात्रा करना भी क्या कर दिया था, वर्जित कर दिया था इन लोगों ने। इस कारण से लोगों का मन में जो है इनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है असंतोष भाव पैदा हो गया। इसके पश्चात चौथा लिखिएगा, भारतीय सैनिकों की शिकायतें। भारतीय सैनिकों की शिकायतें। अब भारतीय सैनिकों की शिकायतें कोई नहीं सुन रहा था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह किया। इनके बारे में लिखो, अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति का रास्ता बंद कर दिया गया था, यानी कि पद ऊपर जो प्रमोशन होने वाली जो कंडीशन होती है वो बंद कर दी गई थी। फौजियों में ऊंचे पद यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। फौजियों के अंदर ऊपर वाले जो ऊंचे पद हुआ करते थे वो यूरोपीय अफसर जो होते थे, यूरोप के अफसर आते थे, उनके लिए सुरक्षित रखे जाते थे। भारत और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में बहुत अंतर था। भारतीय व यूरोपीय सैनिकों के वेतन में काफी अंतर था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था। युद्ध खत्म होने पर वह और उनके सहयोगियों से जीता गया इलाके पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों को युद्ध खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते हुए इलाके पर अंग्रेजों का अधिकार होने पर बाद में भारतीय सैनिकों को भत्ता बंद कर दिया जाता था। यानी कि जब जब युद्ध में जरूरत पड़ती थी तब तब सैनिकों को बुलाया करते थे और उसके बाद में सैनिकों को क्या कर देते थे बेटा, निकाल दिया करते थे, उनका भत्ता बंद कर दिया करते थे। आगे लिखो, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था, यानी कि विदेशों में भी युद्ध के लिए भेजा जाने लगा, समुद्र पार भेजा जाता था। परंतु उस समय के हिंदुओं का धार्मिक अंधविश्वास था कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। हिंदुओं के अंदर एक धार्मिक विश्वास था कि समुद्र के पार जाने के बाद में लोगों का क्या हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि अन्य भारतीय लोगों की तरह भारतीय सैनिकों में भी यह विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। उसी दौरान सैनिकों को नया किस्म की उसी समय
या उसी दौरान सैनिकों को नई किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई। एनफील्ड राइफल दी गई जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी, जिनके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगा कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। चर्बी वाले इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अफवाही विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया, और यह अफवाह जो है उस विद्रोह की तत्कालीन कारण बन गया। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल में लंबे समय की सजा सुना दी गई। 85 भारतीय सैनिकों को जेल में लंबी सजा सुना दी। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह के कारण 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में 20 NI यानी कि 20 NI तथा 3 NIC की पैदल सेना टुकड़ियों के द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया गया। यानी कि इन छावनियों में भी क्या हो गया बेटा, भड़क गई ज्वाला कि हम भी यूज नहीं करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह को औपचारिक शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को कब हो गई बेटा, औपचारिक रूप से 10 मई 1857 को औपचारिक रूप से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो गया बेटा। 10 मई 1857 में मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को, यानी कि इससे पहले ही मार्च में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाहियों ने बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के विरुद्ध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बागी एवं सर्जेंट हुडसन को गोली मार दी, दोनों को उड़ा दिया भाई। मंगल पांडे यूपी के तत्कालीन गाजीपुर यानी कि वर्तमान समय में बलिया नामक एक जगह है यूपी के अंदर, उस जिले का रहने वाला था। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर यानी कि बलिया का रहने वाला था। वह बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेक्ट के जवान था। वो 34वीं इन्फेक्ट का जवान था और वो वहां पर अपने सेवानिवृत्त था, यानी कि वो वहां पर काम करता था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया बेटा, फांसी दे दी गई। किस सैनिक यानी कि किसके द्वारा, सैन्य न्यायालय के द्वारा। सैन्य न्यायालय के द्वारा जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई कि इन्होंने 2 अधिकारियों को मार दिया, इसके कारण इनको फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा सुनाई गई। अब लिखिएगा आप लोग, चलिए यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, नहीं आई क्या?
चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आई है तो मैं समझा देता हूं, समझो बात को। देखिए बेटा, मैंने आपको 1857 की मुख्य क्रांति के 4 कारण लिखाए हैं। कई टीचर्स आप लोगों को कई किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिस प्रकार से मैंने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष लिखाया है, इसको जो है राजनीतिक कारण बता देते हैं, राजनीतिक कारण बताते हैं। उसी प्रकार से किसान, यानी कि इसको अगर बात करें तो इनका जो किसान वाले, जो कर लगाने वाले जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, तो किसानों का विद्रोह बता देते हैं। धर्म की लड़ाई इसको इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये धार्मिक युद्ध भी कहा जाता है, या धर्म में बदलाव करने के लिए भी इनको ये धार्मिक कारण भी इसका बताया जाता है। भारतीय सैनिक, यानी कि भारतीय सैनिक, तो सैनिक विद्रोह या फिर सैनिकों के लिए कहा जाता है कि सैनिकों ने इन क्रांति की शुरुआत की थी, या फिर सैन्य के कारण ही ये क्रांति की शुरुआत होती है। तो मुख्य कारण अगर बात करें तो अलग अलग भागों में अगर आप इसको बांटकर पढ़ना चाहते हैं तो राजनीतिक कारण ये हो गया कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय लोग असंतोष थे। किसान दस्तकारों के बर्बादी हो गई थी, क्योंकि देखो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष इसलिए हो गया था बेटा, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर जो है, इसका मुख्य कारण यह रहा है कि 1857 के अंदर जो है, जिस प्रकार से क्रांति की शुरुआत होती है, तो बेटा देखिए ये इस प्रकार से मुख्य कारण बताते हैं कि राजनीतिक कारण ये है, किसान आंदोलन का कारण है, धार्मिक कारण है, भारतीय सैनिक कारण ये है। तो इस प्रकार से कारण है, इसके मुख्य 4 कारण है। इसके इंपोर्टेंट कारण मैंने आपको लिखवा दिए हैं, बहुत डीपली मैंने आपको लिखवाया है, इससे बाहर कोई चीज आपको लिखनी नहीं है। मेंस के अंदर ऐसे सवाल नहीं बनते, अक्सर 1857 की क्रांति सीधा सीधा सवाल नहीं पूछ लिया जाता है, बल्कि 1857 की क्रांति का विश्लेषण के बारे में कई बार घुमा फिराकर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर किसी चीज से उसको जोड़कर पूछा जाता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे बेटा हम विद्रोह के मुख्य कारण या मुख्य केंद्र जो थे, सॉरी मुख्य कारण आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब विद्रोह के जो मुख्य केंद्र और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। केवल इंपोर्टेंट मुख्य केंद्र जो है उन्हीं की हम बात करेंगे, बाकी और फालतू चीजों की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, यानी कि 10 मई 1857 को इसका वास्तविक प्रारंभ हो जाता है। वैसे 29 मार्च 1857 को इसका बिगुल बज जाता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हो जाती है? बैरकपुर छावनी से हो जाती है बेटा पहले, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत हो जाती है। अब तीसरा टॉपिक आप लोग लिखिए, आपके सामान्य परिचय हो गया 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण हो गए। अब लिखिएगा विद्रोहियों के मुख्य केंद्र, जो 1857 के विद्रोह करते हैं उनके विद्रोह के मुख्य केंद्र। वैसे मैंने मुख्य केंद्र आपको बता दिए हैं, वह क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है। तो मुख्य क्रांतिकारी कौन कौन थे, तो क्रांतिकारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विद्रोह के मुख्य केंद्र वो क्रांतिकारी या नेतृत्वकर्ता बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ताओं के बारे में लिखिएगा। लिखो थोड़ा सा, 2-1 लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद में फिर आगे लिखवाता हूं। विद्रोही सेनाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। विद्रोही सेना ने जो है, सेना के अंदर विद्रोह हो गया मंगल पांडे को फांसी देने के पश्चात, और फिर उसके बाद में जो है, यानी कि सेना क्या करती है, दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली से बहादुर शाह जफर को भारत के बादशाह घोषित कर देती है और कहती है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता भी आप ही है और दिल्ली के शासक हमारे लिए आप ही बन गए, क्योंकि उसको चना के पेड़ पे चढ़ा दिया गया और बलि का बकरा उसी को बनाया गया। फिर इसके बाद लिखिए, दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर वक्त खां को बना दिया गया, यानी कि उसी के सेनापति को वापस जो है सेनापति बना दिया गया। आगे लिखो, अब प्रथम व्यक्ति लिखो बहादुर शाह जफर, यानी कि सामान्य व्यक्ति है ये, नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति है, तो इसी के बारे में लिख लो, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर के बारे में लिखिए। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 में इनके दरबार में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 1857 की क्रांति में
इनके दरबार की क्रांति का दरबार जो था क्रांति का मुख्य केंद्र था। 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह की क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया। 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा दिया गया और 11 मई को तो बेटा देखिएगा क्या करते हैं, इनको राजपाट संभला देते हैं 1857 को कि नेतृत्व आप करेंगे, यानी कि मुख्य शासक बना दिया जाता है। 12 मई को जो है 1857 को अंग्रेजों का प्रभाव जो है पूर्ण तरीके से दिल्ली से खाली कर दिया जाता है। आगे लिखो, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया तथा उन्हें रंगून यानी कि वरम जो जेल थी उसमें भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह की जफर की मृत्यु हो गई। रंगून वरम में स्थित यानी कि रंगून जेल में स्थित बहादुर शाह जफर के मिजार पर लिखा है कि बहादुर शाह जफर की मिजार पर लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। इसके पश्चात लिखिए नीचे, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुआ वहां पर भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेज घबरा गए थे। जैसे मुख्य केंद्र रहे हैं इन राज्यों में से दिल्ली, अवध, रुहलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफी व्यापक और भयंकर रूप धारण कर चुका था। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिम बिहार विद्रोह का काफी व्यापक और भयंकर केंद्र बन चुके थे। तो ये बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये चीजें हुई। इसके बाद में लिखिएगा दूसरा मुख्य नेतृत्वकर्ता जिनके बारे में भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है, उनका नाम है बाबू कंवर सिंह। इनके बारे में लिखिए बाबू कंवर सिंह। बाबू कंवर सिंह लिखो इसके बारे में। बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कंवर सिंह ने किया। कंवर सिंह बिहार प्रांत के आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कंवर सिंह ने किया। कंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। बिहार में सर्वप्रथम दानपुर से विद्रोह हुआ। बिहार में सर्वप्रथम दानपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई। कंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामारी युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया। इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात तीसरा नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब। लिखिएगा नाना साहब के बारे में। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने
नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और नवाब अजीमुल्ला उसके मुख्य सलाहकार बन गए। और नवाब अजीमुल्ला उसके मुख्य सलाहकार बन गए। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम गोगपंत था, गोगुपंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा उनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना भी बंद कर दिया। अंग्रेजों ने इन्हें पेशवा मानने से या पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और इनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी, वो भी इसकी बंद कर दी गई। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपी कर रहे थे, जो कि एक बहादुर और योग्य नेता थे। तात्या टोपी ने जो है नाना साहब की सेना का नेतृत्व भी किया था, रानी लक्ष्मीबाई की सेना का भी नेतृत्व किया था। इस बात को आप लोग याद रखना हमेशा। इसके पश्चात आप लोग लिखिए तीसरा, तात्या टोपी। तीसरा व्यक्ति लिखिएगा तात्या टोपी। चौथा क्रांतिकारी लिखिएगा तात्या टोपी। तात्या टोपी स्वतंत्र संग्राम के महान सेनानी थे। तात्या टोपी स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने भारत की गोरी विल्ड भी कहा जाता है। इनको भारत का गोरी विल्ड भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन का दीर्घ काल तक जारी रखा था। बहुत लंबे समय तक चलने वाले क्रांतिकारी थे बेटा ये। अपनी सेना लेकर संकट काल में भी जंगलों में छिपा रहना पड़ता था। अपनी सेना को लेकर संकट काल में जंगलों में छिपना पड़ा इसको। यह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 को शहीद हो जाते हैं। अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में ये शहीद हो जाते हैं। इसके पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई लिखिए पांचवा। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाली रानी आई महारानी लक्ष्मीबाई। देखो इनका बचपन का नाम मणिका था। मणिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। इनका बचपन का नाम मणिका था। मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। अपने पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया तथा पुत्र की संरक्षक के रूप में शासन कार्य प्रारंभ किया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा
1858 को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात ये पहली महिला थी। इसके बाद में दूसरी महिला लिखिएगा बेगम जनित महल। बेगम जनिता महल, ठीक है। इसके पश्चात एक महिला और आएगी, वो भी भाग लेती है इसमें, तो लिखिएगा बेगम जनित महल के बारे में लिखिए। 1857 ईस्वी की क्रांति में राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जनित महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी को रूप में सिद्ध कर दिया। ये क्रांति क्या थी? राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इसलिए एक महिला ने, साहसी महिला, इस तथ्य का बयान करती है कि बेगम जनित महल जैसी साहसी महिला आंदोलन में सक्रिय भागीदारी अपनी निभाती है। बेगम जनित महिला प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। इन्होंने नवाबों के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य और साहस के साथ में आगे बढ़ाया था। इन्होंने नवाबों के साथ में मिलकर बड़ा साहस और बड़े धैर्य के साथ में आंदोलन को आगे बढ़ाया। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जनित को विशेष स्नेही था, यानी कि ये आजादी चाहती थी, स्वतंत्रता से ये बड़ी दुखी थी। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया था। और इस महिला ने सुख सुविधाओं को सबको छोड़कर स्वयं को जो है राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। इसके पश्चात एक तीसरी महिला होती है जिसका नाम होता है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में लिखिए। वजीद अली शाह के अल्पवयस्क बेटा विराजसी कादरी को अवध की गद्दी पर बिठाया गया। वजीर अली शाह के अल्पवयस्क बेटा वीर जैसी कादरी को अवध की गद्दी पर बिठाया गया, जिसका शासन उसकी मां ने हजरत महल ने संभाला। जिसका शासन उसकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। बेगम हजरत महल साहसी और धैर्यवान और प्रबंध महिला थी। बेगम हजरत महल साहसी और धैर्यवान और प्रबुद्धि महिला थी। इन्होंने अपने राज्य का सम्मान बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया तथा अंत में वह नेपाल चली गई और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात एक महिला और होती है जिनका नाम होता है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई, लिखिएगा रानी अवंतीबाई के बारे में। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके पश्चात रानी वीर गति को या वीरता पूर्वक लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात आप लोग लिखिएगा वो क्षेत्र जहां के जो शासक थे उन लोगों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। यह भी एक इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहले एक बार 1857 के जो मुख्य केंद्र थे और वहां से जो क्रांतिकारी नेतृत्व करने वाले थे उन व्यक्तियों के बारे में एक बार दोबारा जिक्र किया जाए तो देखिए बेटा, पहला था आपके बहादुर शाह जफर। पहले व्यक्ति थे जो कि 1857 की क्रांति का पूरा नेतृत्व करते हैं। पूरे भारत देश की जो 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज पूरा ढिंडोरा जो है इनके ऊपर बैठ देता है। भाई सबसे मुख्य व्यक्ति यही है।
इसके बाद में दूसरा व्यक्ति होता है बाबू कंवर सिंह, इनका भी मुख्य योगदान होता है। नाना साहब का मुख्य योगदान होता है। इसके बाद में तात्या टोपे का मुख्य योगदान होता है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद में बेगम जीवित महल जो महिला थी, इनका योगदान आप जानते हैं। इसके बाद में बेगम हजरत महल नामक एक महिला थी, उनका योगदान भी आप जानते हैं। इनके एक पुत्र को नवाब घोषित कर दिया जाता है, उसकी कम आयु होती है, उसका शासन यही संभालती है और उसके बाद में अंग्रेजों से अपने सम्मान के लिए अंग्रेजों से लड़ती है। अंतिम समय में यहाँ से चली जाती है और फिर इसके बाद में नेपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात रानी अवंतीबाई होती है। रानी अवंतीबाई भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस प्रकार से लड़ते हुए अंग्रेजों से वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात उन लोगों के बारे में लिखिए जिन्होंने विद्रोह के अंदर भाग नहीं लिया था। लिखो, टॉपिक डालिए, विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। इस विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। कभी कभार क्या होता है कि जो लोग भाग लेते हैं और जो लोग भाग नहीं लेते हैं, तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है कि भाग नहीं लेने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है, जबकि टॉपिक्स ऑप्शनल के अंदर आपको जो है मिलेंगे वहां पर भाग लेने वाले व्यक्ति, लेकिन पूछा गया है भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति। उसमें से एक व्यक्ति होता है जो भाग नहीं लेता है और आपको लगता है कि यार इसका आंसर ये होगा और आप जो है वो कर आ जाते हैं, तो कभी कभार गलत भी हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति लिखो, जो कहाँ के जमींदार थे, कहाँ के शासक थे, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। कश्मीर के गुलाब सिंह ने भाग नहीं लिया था, पहला व्यक्ति लिखिए। कश्मीर के गुलाब सिंह ने क्या नहीं लिया था बेटा? भाग नहीं लिया था। दूसरा व्यक्ति लिखो, हैदराबाद का शासक, हैदराबाद का शासक होता है और इसका नाम होता है सालार जंग। एक तीसरा लिखिएगा, नेपाल का शासक होता है जंग बहादुर। नेपाल का शासक कौन होता है? जंग बहादुर। और जंग बहादुर की एक बात है, 1857 की क्रांति के बाद में जो मुख्य क्रांतिकारी थे भारत के, उनको शरण यही देता है। सर्वाधिक क्रांतिकारी जो है, क्रांति समाप्त होने के पश्चात अंग्रेज जो है उनको पकड़ना चाहते हैं, उनको फांसी देते हैं, उनको दंड देना चाहते हैं। तो उस समय जो जंग बहादुर जो थे, ये नेपाल का शासक होते हैं और ये नेपाल जो जितने भी लोग नेपाल जाते थे उनकी रक्षा करते थे, उनको छुपाने का काम इनका था भाई। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा, चौथा जो केंद्र है वो रहा है आपका भोपाल। और भोपाल से जो है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, भोपाल से मुख्य केंद्र है। लेकिन यहाँ पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से बेगम सिख दीपांकर राव और सिंधिया मंत्री जो थे, इन्होंने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। सिख दीपांकर राव, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, सिख दीपांकर राव, इन्होंने क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था बेटा। ये सिंधिया का क्या था बेटा? मंत्री था। सिंधिया का मंत्री था। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग जो है, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। याद रखना, भारत में बुद्धिजीवी लोग और जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी भाग नहीं लिया था। याद रखना, पढ़े लिखे लोगों ने भी भाग नहीं लिया था। अब आप देखिए कैसे ये 1857 की क्रांति जो है किस प्रकार से सफलता प्राप्त करती, क्योंकि इनमें जो नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो इस प्रकार के थे कि अपने लालच, अपने लोभ के लिए काम कर रहे थे और उनमें एकजुटता भी नहीं थी। कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग जो थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। मुख्य केंद्र जैसे कश्मीर के गुलाब सिंह ने भी भाग नहीं लिया। हैदराबाद के सालार जंग ने भी भाग नहीं लिया। नेपाल के जंग बहादुर ने भी भाग नहीं लिया। और भोपाल के जो सिख, जिनका नाम था दीपांकर राव, और दीपांकर राव जी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। और अगर शायद ये जो केंद्र है, जो मुख्य केंद्र मैं आपको बता रहा हूं, इन केंद्रों में से शायद 1857 की क्रांति में ये लोग यहाँ से भाग लेते तो शायद सफलता प्राप्त हो जाती और स्वतंत्र भारत, जिसको आप 15 अगस्त 1947 मनाते हैं, वो शायद आप लोग 1857 में मना रहे होते या 1858 के रूप में आज मना रहे होते और देश को काफी समय हो गया होता आजाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ठीक है।
चलो अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर विद्रोहियों का दमन आप लिख लो पहले। चलो एक बार अपन लोग समझते हैं 1857 के विद्रोह का कालक्रम क्या था, यानी कि कहां कहां से विद्रोह की शुरुआतें होती है, तो इसका कालक्रम एक बार जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार इन लोगों के बारे में आप वापस जान लीजिए। कश्मीर के गुलाब सिंह जो थे वो भाग नहीं लेते हैं, हैदराबाद के सालार जंग जो है वो भी भाग नहीं लेते हैं, और नेपाल के जंग बहादुर है वो भी भाग नहीं लेते हैं। याद रखना इन बातों को। इसके बाद में अब अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह का कालक्रम। टॉपिक डालिए 1857 के विद्रोह का कालक्रम। 1857 के विद्रोह का जो कालक्रम है, यानी कि कहां कहां से प्रारंभ होता है, समय अवधि की बात करेंगे अपन। ठीक है, चलिएगा तो समय अवधि के बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा 1857 की क्रांति के जो मुख्य कार्यक्रम है, और भी 3-4 टॉपिक इसमें है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेताओं के बारे में चर्चा करनी है अभी तक, और उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वैसे, और लेकिन तिथियां याद करनी है अभी में, दिनांक याद करनी है। 1857 के आधारित जो प्रमुख पुस्तकें जो लिखी गई है विदेशों में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, भारत में भी चर्चा करेंगे, इतिहासकारों का मत क्या रहा है, और विदेशियों विद्रोह का जो दमन करने के लिए अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई उन पर बात करेंगे। 1857 की क्रांति का असफल होने का प्रमुख कारणों पर बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, और इसके बाद में विद्रोही जो विद्रोह होता है उसमें विदेशी इतिहासकारों का क्या मत रहते हैं उन पर भी बात करेंगे, भारतीय इतिहासकारों का मत क्या है उन पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। बस इस क्लास में इतना ही काफी है। थोड़ा सा आप लोगों का समय जो है और समय के साथ आप लोगों का सहयोग रहा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगली क्लास में भी हम लोग बहुत कंटिन्यू इन्हीं चीजों को कंप्लीट करेंगे, और कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्लास को आप लोग हर जगह शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी रही। और आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपके कमेंट रहेंगे, जिस प्रकार से आपका सम्मान जो मुझे मिलेगा, उसी सम्मान के आधार पर हम अगली क्लास से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।